उसमें ये अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया हमला करेगा, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, अब पूरी दुनिया से इसकी एविडेंस सामने आ रही है। आपके सामने तफसीलात रखेंगे कि फिर हमला क्यों वापस किया गया, किसने इसमें अपना किरदार अदा किया, हमारी खबर क्या थी और आप पूरी दुनिया से इसकी एविडेंस क्या आ रही है। आप जब एविडेंस देखेंगे तो आप भी परेशान होंगे। इसके साथ साथ इंडिया और तुर्की की भी एक नई जंग शुरू हो गई है, वो क्या है और वो क्यों हो गई है उस पर बात करेंगे। फिर मशरिक़ वस्ता में जो सदर ट्रंप ने 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के नए इन्वेस्टमेंट के मुआहदे कर दिए हैं, दौरा मुकम्मल किया है, उससे हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब की परेशानियों में इजाफा हुआ है, वो क्या हुआ है उस पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया गया है आज पूरा दिन इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, और खुदा खुदा करके ये जो शहीद स्क्वाड्रन लीडर है उसके घर भी कोई गया है। ये सारे मामले भी और भी कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। अब चलते हैं जरा पहली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले याद दहानी कि अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि हमें तवक्को है हुकूमत से भरपूर कि आने वाले चंद दिन में ये हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक कर देंगे, फिर आप तक पहुंचने का यही एक जरिया होगा। तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर आप ज्वाइन कीजिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, ना मुझे पता होता है आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है, ना किसी और को पता लग सकता है। ये सिर्फ आप तक ही ये डाटा और व्हाट्सएप तक ही ये डाटा रहता है, चौधरी निजामुद्दीन साहब को इसका पता नहीं चलता। उसके अलावा व्लॉग के एंड पर हमने आपको वीपीएन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। ये वो वीपीएन हैं जो आपको इंस्टॉल करने चाहिए, ताकि आप, मेरा मशवरा तो ये कभी से इंस्टॉल कीजिए और इन्हीं पर व्लॉग देखा करें, क्योंकि बगैर वीपीएन के आपको पाकिस्तान के अंदर कम से कम ट्रबल होती है। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। याद कीजिए जब इंडिया पाकिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और कई दिन तक, सबसे पहले तो याद करें कि इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागे थे। DGISPR ने आकर हमें बताया कि 6 जगहों पर 24 मिसाइल दागे गए। पाकिस्तान पूरे के अंदर जाहिर है एक तशवीश फैली, शहादतें हुई। शुरू में वो शहादतों का नंबर 5-6 बताया गया, पता तो बहुत पहले ही था कि कितनी शहादतें हुई, क्योंकि ये कोई ऐसी डेवलपिंग सिचुएशन तो थी नहीं जो 100 जगहों पर थी, या कोई जलजला आया था जो कोई 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर था और उसमें गांव गांव कस्बा कस्बा तबाही हुई थी। तो पूरे पाकिस्तान में 6 जगह थी। DGISPR के मुताबिक इंडिया कह रहा था हमने 9 जगहों पर हमला किया है। तो 6 जगहों के बारे में पता लगाना आप ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे लगा लें, और वो भी जहां पर हुए वहां फौरन हमारी लॉ एनफोर्समेंट भी पहुंच गई, वहां हमारे मिलिट्री से रिलेटेड लोग भी पहुंच गए। तो शहादतों का तो, और इसमें शहादतें जख्मियों की कोई बाद में नहीं हुई, जिनकी हो गई ज्यादातर 90% शहादतें या 95% उसी टाइम हो गई थी। तो शुरू में तो नंबर हमें गलत बताया गया 5-6, फिर उस नंबर को बढ़ा के 8 किया गया, फिर उस नंबर को बढ़ा के 10-12 किया गया, फिर उस नंबर को अगले दिन बढ़ा के 30-35। तो अवाम की तवक्कुआत को, जैसे ये अभी नहीं आपको कहा जाता कि इमरान खान से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, इमरान खान से मुज़ाकरात हो गए हैं, हो रहे हैं, लाइट चल पड़ी, ये तरीका वारदात है हमारी डीप स्टेट का, हमारे जनरल्स का, अवाम को कंफर्टेबल रखना, ठंड रख, मुठ रख नहीं कहते जिसे, तो ये ठंड रखवाई जाती है ताकि लोग पैनिक ना करें, इस्तराब ना फैले, इनसे लोग सवाल ना पूछें, कोई जिदोजहद ना शुरू हो जाए, कोई तहरीक ना शुरू हो जाए। तो इसलिए मामला को ठंडा रखने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको याद होगा कि जब ये हमला हुआ तो उसके बाद बिल्कुल हमें बताया गया कि बस थोड़ी सी शहादतें हैं, फिर वो नंबर बढ़ता गया, लेकिन 4 दिन तक कोई जवाब ना दिया गया। फिर हमने आपको एक खबर दी थी, उसकी तरफ तो आते हैं आखिर पर, वो सील करेंगे सारी खबर को उस तजिए के साथ। पहले अब जो शवाहिद सामने आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम आपको जयशंकर की हालिया स्टेटमेंट सुनवाते हैं, जिसमें वो अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि हमने हमले किए, लेकिन हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को बताया। जी हां, जब पाकिस्तान हमें आकर, वो डंटोनिक साहब टीवी पर बताते थे ना कि हमारे पास मुसद्दका इत्तलात हैं कि पाकिस्तान पर अगले 36 घंटे के अंदर अंदर, 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर हमला हो जाएगा, और हम और आप भी समझते थे कि कोई इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक आई है। अब जयशंकर ने भांडा फोड़ दिया है, उसने अपने मुंह से आके बता दिया कि हम थे जो डायरेक्ट बताते थे पाकिस्तान को। तो असल में आपको और हमें धोखा दिया गया, और हमें यह नहीं बताया गया कि इंडिया के साथ हम इस चीज पर ऑन बोर्ड थे, या कम से कम कम्युनिकेशन में थे, और इंडिया हमें डायरेक्टली बता रहा था कि हमने आप पर हमला करना। और हम लोगों को तैयार करने के लिए हम टेलीविजन पर रात के 2 बजे आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे कि पाकिस्तान पर हमला होने लगा है, हमें इंटेलिजेंस जराए से ये पता चला है। असल में वो जराए कोई और नहीं थे, वो डायरेक्ट थे, ये वही थे हजूर, ये हैं वो जराए, वो नवाज शरीफ साहब वाली बात। तो डायरेक्ट इंडिया ने बता रहा था। सुनिए जयशंकर जो इंडिया के वजीर खारजा है वो क्या कह रहे हैं। Because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. सुन लिया आपने। अब वो वाजे इसमें बगैर लगी लिपटी, और इसीलिए याद कीजिए कि हम मीम्स भी बना रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन वो मोदी जो तकरीर में कह रहा था कि पाकिस्तान ने वापस हम पर हमला ही कर दिया, ये सुनिए मोदी ने क्या कहा था। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। सुना? तो ये जो हैरानी है उसकी, ये हालांकि इट्स अ स्टूपिड थिंग टू थिंक इवन कि आप किसी मुल्क के अंदर मिसाइल मारे, आप उनके लोगों को शहीद करें, और वो भी 2 मुल्क इंडिया और पाकिस्तान जैसे हों, और वहां पर ये एक्सपेक्टेशन हो कि वापस हमला नहीं होगा। आप जरा खुद दिमाग सोचिए ना। तो क्या मतलब, ये हमें पता है मोदी स्टूपिड है, या वो वहां पर ऐसी स्टूपिडिटी हो सकती है, लेकिन इतनी तो नहीं हो सकती ना कि वो हमला करें और सोचे हमला नहीं वापस होगा। तो फिर क्या वजह है
इंडिया के शशदर रह जाने की वजह क्या है? वजह यह है कि नूरा कुश्ती मीन रल के चुगरियां सा, मतलब कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने इनको बताया हुआ था हम हमला करेंगे, और हमारे वाले इसमें, अब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे वाले इसमें कंफर्टेबल थे? ये मैं नहीं कह रहा, अब पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज आ रही, न्यूयॉर्क टाइम्स भी बता रहा है। लेकिन पहले जरा आपको वो सारे चीजों को जरा कनेक्ट कर ले। तो जयशंकर की स्टेटमेंट आपके सामने आ गई कि हमने हमले से पहले ही बता दिया था। अब क्या ये सिर्फ जयशंकर कह रहा है जो इंडिया का वजीर खारजा है? नहीं, आपके वजीर खारजा ने भी बता रखा है, इसहाक डार साहब ने, कि हमें हमले से पहले ही पता था। तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि ये जो इंडिया ने हमला करना था इसके बारे में हमें मालूम था। जी हाँ, ये हो गई दो बातें। उसके बाद मैंने आपके सामने जो वजीर इत्तलात डंटोनिक साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, अब पता चलता है इन सारी बातों को जोड़कर पढ़ने से, पूरी पिक्चर को इकट्ठा रख के ये पजल सॉल्व होती है कि बुनियादी तौर पर इंडिया और ये कम्युनिकेशन में थे। उन्होंने इन्हें बताया था कि हमने आप पर हमला करना। तो फिर वो डंटोनिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अब आगे चलें, यहीं पर काम सारा नहीं हुआ। आगे नजम सेठी क्या कहते हैं? क्योंकि हम तो जाहिर है हमें कहा जाएगा पॉलिटिकली अपोनेंट हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करते हैं, शहबाज शरीफ पर करते हैं, फलां पे करते हैं, तो ये तो ऐसे ही तजिया दिए जा रहे हैं। अब जरा आपने एक लम्हे के लिए सुनना है कि नजम सेठी क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो पाकिस्तान की, और मैंने आपको कहा कि ठीक है वो कई दफा तजिया अपने जाती जो भी पसंद नापसंद, अपने जाती फायदे नुकसान में वो दूर निकल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो चंद पढ़े लिखे सहाफी हैं और सीनियर सहाफी हैं, उनमें से उनका नाम सरे फहरिस्त नामों में से है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो नजम सेठी साहब जो है वो अब एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने वापस हमला नहीं करना था, आपने इस बात पे फोकस करना है। पाकिस्तान ने हमले का जवाब नहीं देना था, वो तो फिर इंडिया कहीं रुका ही नहीं। मतलब अंडरस्टैंडिंग थी कि इनिशियली मिसाइल मारेंगे, हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो इंडिया वहां रुका नहीं, उन्होंने कहा चलो थोड़ी सी और ठुकाई कर दे। फिर आगे बताते हैं कि मामला कहां से खराब हुआ। ये जरा नजम सेठी क्या कहते हैं सुने। पाकिस्तान का मौका यह था कि हम अभी रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, हमने अपने आप को डिफेंड किया है, कॉम्बैट जो हुई, मगर हमने रिस्पांस नहीं किया, और हमारा हक है हम करेंगे, हम राइट टाइम पे करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि हुआ ये कि एक सिग्नलिंग हुई, क्योंकि नूर खान एयरबेस जो है वो करीब है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, एक आध 1.5 किलोमीटर के दूर पे। तो पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम एक न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग करने लगे हैं। ये पहुंच गई अमेरिका तक। अमेरिका ने फौरन फोन उठाने शुरू कर दिए कि वो रुक जाओ की होया। हमने कहा जी ये कर रहे हैं, इनको आप रोके। अमेरिका ने फौरन फिर उस वक्त फिर उधर बात की इंडिया में कि जी ये की करते बस करो। दैट्स हाउ इट हैपेंड। ये भी सुन लिया आपने। अब जब ये तस्वीर के अंदर, लार्जर पिक्चर के अंदर ये वाला पीस भी लगा दीजिए। पहला पीस याद कीजिए, जयशंकर की हमने आपको तकरीर सुनाई। दूसरा पीस हमने इसहाक डार का बयान कि हमें पता था। तीसरा पीस के डंटोनिक साहब रात को आके कह रहे हैं कि हमें इत्तलात मिली कि हमला होना है। अब वो सबको पता है वो इत्तला डायरेक्ट ही आ रही थी। उसके बाद हमने आपको नजम सेठी की तकरीर सुनाई। अब याद कीजिए, अमरीकी नायब वजीर खारजा, नायब सदर, अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा, देखते हैं आगे मामला कैसे चलेगा। तो उनको भी पता था कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करना है, और उन्हें यह था कि पाकिस्तान आगे से उम्मीद है कि एस्केलेशन नहीं करेगा। तो जो पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग थी वो उन्होंने भी 2-3 दिन पहले बता दी थी। उसको भी पिक्चर को फिट करें। अब यहीं पर नहीं, अब न्यूयॉर्क टाइम्स के अगर आप सारे हवाले देखें तो उससे भी आपको वाज़ेह नजर आता है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि जो सैटेलाइट, ये हमने पहले खबर आपको दे रखी है, 14 तारीख को न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये स्टोरी छापी। और न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी ये है कि पाकिस्तान और इंडिया ये जो क्लेम कर रहा है कि हमने इधर पठानकोट उड़ा दिया, तो उधमपुर उड़ा दिया, तो इधर इंडिया कहता है हमने ये रावलपिंडी उड़ा दिया, तो फलां उड़ा दिया, वो कहते हैं ये झूठ है, एग्जैजुरेशन है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की जो इमेजरी है सैटेलाइट के थ्रू, वो ये जरूर बताती है कि पाकिस्तान में नुकसान थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। हमारे रनवेज के ऊपर खड्डे हैं, हमारा रहीम यार खान का जो एयरपोर्ट है उसकी ज्यादा तबाही हुई है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की बात को भी अगर जोड़ें तो नजम सेठी साहब वाला ही तजिया बनता है कि शायद हमले का जवाब नहीं दिया जाना था जब तक के मामला एयर बेसिस के ऊपर हमले की सूरत में कन्वर्ट नहीं हो गए। उसके बाद याद कीजिए राणा सनाउल्लाह का बयान। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के बाद सीधा हम राणा सनाउल्लाह पे जाते हैं। याद कीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, इंडिया ने हमला किया, हमने जहाज गिरा लिए, काम खत्म बस, और हमने अब जवाब नहीं देना। तो इसका मतलब ये तय हो गया, ये अब 3-4 चीजें तय हो गई, ये जो हमने एविडेंस आपके सामने रखी है इसमें से, कि अमेरिका को भी पता था कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करना और पाकिस्तान ने जवाब नहीं देना। इंडिया की और पाकिस्तान की किसी ना किसी लेवल पर यह अंडरस्टैंडिंग थी, जिसका इजहार अब जयशंकर और मोदी हैरानी में कर रहे हैं कि उन्होंने जवाब ही दे दिया, और वो कह रहे हैं कि हमने बताया था। वापस इसहाक डार कह रहे हैं हम बताया था। डंटोनिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिट करें सही जगह पे तो पता चलता है कि बताया था। राणा सनाउल्लाह का बयान फिट करें तो पता चलता है कि बताया था। और अब इस सब के बाद फिर आपका सवाल है कि फिर जवाब कैसे दिया गया, तो उसका जवाब अब नजम सेठी साहब की क्लिप में आपको मिल गया। लेकिन क्या आपको यहां से जवाब मिला? नहीं। जब पाकिस्तान ने वापस हमले किए थे तो हमने पहले 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान में सबसे पहले ये खबर आपके सामने रखी थी। याद कीजिए, ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने क्रेडिट लेना है और मेरा कद 4 इंच बड़ा हो जाना है। ये इंपॉर्टेंट होता है जब आप जर्नलिज्म या सिटीजन जर्नलिज्म करें या आप एनालिसिस करें कि अगर किसी ने आप तक ये खबर पहुंचाई है तो जिसने पहुंचाई है उसको उसका क्रेडिट जरूर दे। खबर तो मैंने रखी थी, चेहरा तो मेरा था, लेकिन मुझे तो किसी ने
टिप की थी ना खबर अंदर से सिस्टम से, तो ये उस बंदे का क्रेडिट है कि ये पता चले कि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन कहां से आई थी। तो उन्होंने जो टिप हुई थी इन्फॉर्मेशन वो बड़ी वाजे थी कि एयरफोर्स के जो चीफ थे उन्होंने कहा था कि अब हमें जवाब देना पड़ना है। याद कीजिए ये चीज आपके सामने रखी थी कि हम कह ठीक है, 4 दिन गुजर गए थे इस तरफ, याद कीजिए सारी बात को, हमला हुआ, मिसाइल मारे गए, 6 शहीद हुए, फिर 8 किया नंबर पे, 12 किया, फिर 20 के करीब किया, फिर 30 किया, अब पता चलता है 100 के करीब लोगों की शहादतें हुई हैं। जाहिर है उसमें कुछ कश्मीर के इलाके पर भी जो बमबारी में हुए वो भी शामिल करें तो अब वो शहादतों का नंबर कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो अब अगर इस सारी पजल को आप इकट्ठा करें तो ये चीज समझने में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए या परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का ये जो सारा मामला था इसमें कुछ चीजें तयशुदा थी, कुछ जाहिर है तयशुदा नहीं थी। और ये आपके साथ डेली लाइफ में भी होता है बहुत दफा कि आप मामला तय करके करते हैं लेकिन फिर उसमें से कुछ ऐसी चीज निकल आती है जो आपने नहीं सोचा होता और वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन उस चीज को खराब कर देती है। बिजनेस डील आप तय करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो घर खरीदते हैं, वो गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन अचानक बीच में कुछ ऐसा होता है या कोई रिश्ता करते हैं, कोई तीसरा बंदा आके कहता है ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो सब कुछ खराब हो जाता है। तो इस सिचुएशन में भी ऐसे ही हुआ कि ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हमला करेंगे, जवाब नहीं आएगा, लेकिन जब वो न्यूक्लियर बीच में इन्वॉल्व हुआ और रावलपिंडी बेस के ऊपर हमला हुआ, न्यूक्लियर का सिस्टम बहुत करीब था, अमेरिका परेशान हुआ, न्यूक्लियर वॉर में शुरू हो जाए। तो जो मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियर वाला काम ही ना पाकिस्तान को बचाया है, लेकिन ये नहीं कि हमने न्यूक्लियर हमला करने की कैपेसिटी दिखाई या धमकी दी, वो जो हमारे पास न्यूक्लियर था वो काइंड ऑफ पूरी दुनिया डर गई कि कहीं इंडिया गुस्से में उसी पर बम ना मार दे, और जाहिर है रेडिएशन और वो सब कुछ उसके मामलात हो गए। तो इसलिए अब ये खबर तमाम चीजों को अगर इकट्ठा करें तो अब आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि हमारी तरफ पहले शुरू में ये जो बिल्कुल सुकून था इतने मिसाइल मारने के, वो कुछ और नहीं था बल्कि वो एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी कि हम हमले का जो है वो जवाब नहीं देंगे। इसीलिए ये जो अब जोरों शोर से क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, ये पूरे जोरों शोर से इस वक्त क्रेडिट, ये भी आप देखें कि हम बाद में जागे। अगर आप इन सारे दिनों को अच्छी तरह से एनालाइज करें तो आपको ये समझ आएगी कि पहले लोग सोए हुए थे, अचानक जागे, और जैसे बंदा पीछे ना रह जाए रेस में, बाद में दौड़ना शुरू हो तो फिर वो बहुत तेजी से दौड़ता है कि मैं अब आगे निकलूं किसी तरह से भी। वो जो इस टाइम एक ठल्ली पड़ी हुई है वो ये कि पहले लोग सोए रहे, पहले तो था हमने जंग करनी ही नहीं, हमने जवाब देना ही नहीं, पहले तो चिल था माहौल। आप इसीलिए देखेंगे कि आपको हमारे जो मेन लोग हैं, आर्मी चीफ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, उनमें से कोई बोलता कहीं नजर ही नहीं आया। जब एयरफोर्स ने काम दिखा दिया, और हमने ये खबर आपको उसी टाइम दे दी थी कि ये एयर चीफ थे जिन्होंने कहा कि अब हमें हमला करना पड़ रहा है वरना हमारी तबाही हो जाएगी, तो जब जवाब दे दिया उस टाइम भी उनको समझ नहीं आई, अगले दिन समझ आई क्या हुआ। तो अब क्रेडिट लेने के लिए आज दोबारा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर दूसरी तीसरी दफा ये आज दोबारा जो है वो जश्न मनाया गया है अखबारात में पूरे पूरे पेज के। जी हां, आपके पैसे से, ये फ्री में नहीं आए भाई, ये संभाल लो पैसे, इंडिया ने फिर हमला करना है। उसने थोड़ी देर के बाद जो आपसे अंडरस्टैंडिंग उनकी हुई हुई है ना, उस पर उन्होंने फिर हमला करना है और आपने फिर नहीं तब जवाब देना। तो ये पैसे संभाल लें मेहरबानी करके, ये तब काम आएंगे कि गोला बारूद चला लेंगे हम अगर मामला चला तो पाकिस्तानी कौम ने फिर आपसे जवाब दिलवा लेना। इस दफा एयरफोर्स ने किया है, अल्लाह करम करेगा, कोई ना कोई अपना किरदार अदा करेगा। उस बार भी प्लानिंग जो शरीफ खानदान की और उनके हवारियों की है वो धरी की धरी रह जाएगी। जवाब अगली बार भी देना ही पड़ेगा इंशाल्लाह, अगर ऐसा कुछ हुआ, अल्लाह ना करे हो, लेकिन हुआ तो जवाब देना पड़ेगा। तो उस गोला बारूद के लिए पैसे संभाल लें, पहले ही गरीब मुल्क है, पूरे पूरे पेज के इश्तिहार दे रहे हैं, आवाम को पता है क्या हुआ है, उसके साथ चलें। शुक्र है एक काम तो ये हुआ कि आज खुदा खुदा करके जो स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुए थे उनके घर आज जो उस्मान यूसुफ उनका नाम है, स्क्वाड्रन लीडर जो शहीद हुए, उनके घर खुदा खुदा करके आज पाकिस्तान की लीडरशिप में से कोई गया। आज आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर हमने देखी, हो सकता है कोई और भी गया हो, लेकिन जो तस्वीर मेरे सामने आई तो आज खुदा खुदा करके जो स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ हैं उनकी तरफ सदर गए। तो इसमें और भी शहादतें हुई, जाहिर है उस्मान यूसुफ साहब के अलावा और भी शहादतें हुई। तो आपको ना वहां को जाते नजर आया ना उस्मान यूसुफ साहब की तरफ पहले को जाते नजर आया, लेकिन बार बार पसरूर पहुंच गए लोग, टैंकों के ऊपर चढ़ गए, कामरा एयरबेस चढ़ गए। बाजी मरियम ने लाहौर के अंदर पूरा जो है मार्च पास करवा लिया स्टूडेंटों से और एयरफोर्स की वर्दी वाले बैंड को बुला के उसे बाजा बजवा लिया, लेकिन ना ही उस्मान यूसुफ के घर कोई फातिहा के लिए गए आज से पहले। ये हमने शोर मचाया आपके सामने, बार बार हम इस पर भी शोर मचा रहे थे। शुक्र है ये बात भी सुनी गई है, कुछ सेंस प्रिवेल की है और जाकर उनके घर पर फातिहा पड़ी गई है। यहां पर यह बात याद रहे कि उनके जनाजे के अंदर भी, उस्मान यूसुफ शहीद के जनाजे पर भी कोई डिग्नेटरी, जैसे कि रेंजर्स के जनाजे पर आपको शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर और दूसरे लोग नजर आए थे, उस्मान यूसुफ के जनाजे पर भी कोई नहीं गया था। तो इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी ज्यादा हमारी उस वक्त जो है वो ओनरशिप थी। तो ये जश्न हुआ है, इसमें आज फिर जो इश्तिहारात लगे हैं उस पर बात बाद में कर लेंगे। अब जरा अगली खबर आपके सामने रख दें क्विकली कि टर्की और इंडिया की एक नई जंग शुरू हो गई, नई किस्म की जंग। टर्की के कोई एक तो कुछ ये शोर पड़ा कि पाकिस्तान ने तुर्की से कुछ ड्रोन हासिल किए हुए हैं और वो ड्रोन जो है वो इंडिया ने शायद कोई गिरा होगा उधर, तो उन्हें पता चला ये तुर्की से हैं, तो इस पर गुस्सा था। फिर तुर्की ने, जाहिर है पाकिस्तान के साथ तुर्की का सल्तनत उस्मानिया से, ये कोई अब का रिश्ता नहीं है, ये कोई अभी मौजूदा रिश्ता या हमारी हुकूमत का रिश्ता या उससे पीछा नहीं, जब सल्तनत उस्मानिया की जंग लगी हुई थी पूरी दुनिया के साथ,
तो जो लार्जर इंडिया के अंदर मुसलमान खवातीन थी, उन्होंने उस वक्त अपना जेवर तक बेच के, हमारी नानियां, दादियां, परनानियां, उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के लिए भेजा था कि वो जंग लड़ सकें और अपना दिफा कर सकें। तो तुर्की के साथ ये जो लार्जर इंडिया के मुसलमान हैं, उनके जो उस वक्त का लार्जर इंडिया था, अब जाहिर है बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, तो जाहिर है पाकिस्तान के विरसे में ही आती है वो सारी चीज़। तो तुर्की और पाकिस्तान का वो रिश्ता है बहुत ही, आप ये कहेंगे तकरीबन एक सदी का वो रिश्ता है जो तुर्की और पाकिस्तान के लोगों का। इसलिए तुर्की ने जाहिर हमारा साथ दिया, उस पर इंडिया में बहुत गुस्सा है। और तुर्की की एक कंपनी जिसका नाम गालिबन सेलेबी है, वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस का काम करती है। बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं, बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, गोवा है, वहाँ पर वो ग्राउंड ऑपरेशंस का काम उनके पास ठेका है। इंडिया के अंदर 3200 के करीब उनके एम्प्लॉइज हैं, 3200। अब इंडिया ने गुस्से में आके 14 तारीख को उनका जो रिवोक कर लिया सिक्योरिटी क्लियरेंस, मतलब उस कंपनी को जो सिक्योरिटी क्लियरेंस दी हुई थी इंडिया के अंदर ऑपरेशन करने की, वो रिवोक कर दी। अब जब ये रिवोक की तो उसके बाद जाहिर है वो अपने ऑपरेशंस नहीं कर सकते। अब वो कोर्ट चले गए, गालिबन उन्होंने 15 तारीख को, कल उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट कर दिया कि हमारी आपने रिवोक क्यों की है। ये वो गुस्सा है, ये तुर्की दिखा रहा है, अपना इंडिया दिखा रहा है तुर्की के खिलाफ। लेकिन देखते हैं ये मामला किधर चलेगा। जाहिर है तुर्की भी रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा। लेकिन ये सफारती लड़ाई अब अदालती लड़ाई बन रही है। इसके साथ साथ अजरबैजान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, वो भी हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, वो भी कोई नई बात नहीं है। उसकी वजह यह कि अजरबैजान और आर्मीनिया का जो फड्डा है उसमें पाकिस्तान अजरबैजान के साथ खड़ा होता है। अजरबैजान जाहिर है तुर्की के भी करीब है, तो वहां से भी हमें सपोर्ट मिली। उनके भी खिलाफ इंडिया बड़ा पंप हुआ है, उस पर भी बात करेंगे किसी टाइम डिटेल में कि क्या है, अभी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो ये तुर्की की जो सेलेबी कंपनी है, उनके लिए एक मसला बना हुआ है कि उनके अब जो ग्राउंड ऑपरेशंस वो इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर कर रहे थे, उनको एक किस्म की उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक करके उनको इस बिजनेस से अब हाथ धोने के लिए मजबूर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हुआ है। तो ये तमाम चीजें आपके सामने रखनी थी। आखिरी चीज जो आपके सामने हम रखते हैं वो मशरिक वस्ता से है, और वो खबर ये है कि मशरिक वस्ता में अब ट्रंप ने अपना जो पूरे का पूरा विजिट था वो कंपाइल कर लिया है। सऊदी अरब, कतर और यूएई के अंदर से वो 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर के एग्रीमेंट्स करके जा रहे हैं। मीन बड़ी इन्वेस्टमेंट, 3 से 4 खरब डॉलर की बेशबहा और किस्म के एग्रीमेंट हुए हैं। अब इससे जनरल आसिम मुनीर साहब की परेशानी में मजीद इजाफा हुआ है, क्योंकि याद कीजिए जनरल साहब जो थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान को चले ये सारे मुल्क मिलकर 25-25 अरब डॉलर ही दे दे। ऐलान भी किया था इन्होंने 2 साल पहले जनरल आसिम मुनीर साहब ने कि 100 अरब डॉलर लाऊंगा, 25 यूएई से, 25 कुवैत से, 25 कतर से और 25 जो है वो सऊदी अरब से। अब कुवैत के अलावा तीनों मुल्कों ने 25-25 तो नहीं, बल्कि उन्होंने तो 1-1 हज़ार अरब जो है वो इंडिया के अंदर तकरीबन इन्वेस्ट कर दिया है तीनों मुल्कों ने इनमें। तो ये 3000 अरब डॉलर से ऊपर का काम जो है वो हो गया है वहां से। हमें उन्होंने 25-25 अरब किया, 1-1 अरब नहीं दिया। तो उससे जाहिर है मायूसी भी है और फेलियर का सेंस भी होगा। वो जो SIFC के अंदर हवा भरी थी और वो फेलियर हुआ, और रियलिटी चेक भी होगी कि अगर आपको सिर्फ अरबी की समझ आती है, अरबिक लैंग्वेज की, या आप कुरान करीम के हाफिज है, तो ये जाहिर है एक बड़ी अच्छी सादत वाली बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरब लोग जो है वो आपके साथ तजारत भी करेंगे और वो आपके यहाँ इन्वेस्ट भी करेंगे। इसका मतलब ये है कि पैसा वहीं इन्वेस्ट होता है जहां पर या तो ताकत होती है या वहां पर पैसा फल फूल सकता है। ये जो अरब कंट्रीज हैं, ये अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। उनकी अपनी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है उसका बेहतरीन ये इस्तेमाल है, क्योंकि उनको अमेरिका से सिक्योरिटी भी मिल रही है और उनका पैसा भी वहां फल फूल रहा है। तो वो क्यों ना वहां पर इन्वेस्ट करें, हमारी तरफ इन्वेस्ट करें जहां पर आपके सामने जो हालात हैं वो पता ही है। जब जिसको मर्जी चुक लो, जब जिसका मर्जी इंटरनेट बंद कर दो, जब जो कानून मर्जी चेंज कर दो। यहाँ पर वहां तो हम इंडिया में रो रहे हैं ना, वो रिवोक कर दिया सिक्योरिटी क्लियरेंस, यहां तो पाकिस्तानियों की शहरियत तक जो है वो रिवोक कर ली जाती है। तो इसलिए बैनुल-अक़वामी कंपनियां जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है कि ऐसे हालात के अंदर वो यहां इन्वेस्ट करें। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।